Students, so next topic is Coulomb's law. So Coulomb's law is basically an experimental law. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ, एम्पिरिकल लॉ. इसका मीनिंग क्या है? एम्पिरिकल लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? एम्पिरिकल लॉ या फिर एक्सपेरिमेंटल लॉ. ठीक है, इसका मीनिंग है कि ये कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसके पास जो ऑब्जर्वेशन आई उसको उसने डायरेक्टली बता दिया कि लॉ बना दिया. ठीक है, मैं सिंपली फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है या फिर एम्पिरिकल लॉ है. मींस कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग्स थी वो बताई और वो लॉ बन गया. ठीक है, जनरली क्या होता है, पहले थ्योरी प्रपोज की जाती है. इन जनरल क्या होता है, थ्योरी होती है, फिर काफी देर बाद 50-60 ईयर्स बाद उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आता है, प्रूफ होता है और फिर वो लॉ बन जाता है. इन जनरल ऐसा कुछ होता है. पर यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग थी वो लॉ बन गया. ठीक है, अब देखो इसमें जो पॉइंट हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताता रहूंगा. ठीक है ना, तो जैसे कि जे इसको स्टार डालो इस पॉइंट को जिसको मैं बता रहा हूं अभी. Coulomb's law, it means Coulomb's law, it is not affected by pressure. It is not affected by pressure. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें क्या है आपको दिख ही रहा है कि प्रेशर का कूलम्स लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं होता. प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कूलम्स लॉ के जो फाइंडिंग्स है जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, सेकंड जो है इसका पॉइंट, इट फॉलोज, इट मींस कूलम्स लॉ फॉलोज Newton's third law. Newton's third law, that is action reaction pair. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है कूलम्स लॉ, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ है क्या. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर. प्रेशर का कूलम्स लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं होता और ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है. कैसे अभी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, और इस न्यूटन थर्ड लॉ मीन्स एक्शन रिएक्शन पेयर, कैसे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. और ये क्या है कि इम्पीरिकल लॉ है और एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया कूलम ने और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया उसको लॉ बना दिया. ठीक है, तो आ जाते हैं अब हम लोग कूलम्स लॉ पे. तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है Q2. Q1 Q2 चार्जेस हैं और इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस R है. ठीक है, Q1 Q2 चार्जेस हैं और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R है. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखने जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन बाद में देखेंगे. ठीक है ना, अभी आपको हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखने जा रहे हैं. ठीक है,
तो कुलम ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी किसमें, दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है ना। अभी क्या है, हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस या फिर वैक्यूम, ठीक है। तो स्पेस या फिर वैक्यूम की बात कर रहे हैं और आसपास एज्यूम कर रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं जो स्पेस में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मैं उसको एफ ई से डिनोट करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया। और अगर मैं इसको, आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में किया ही होगा कि जब हम लोग प्रोपोर्शनली साइन को इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं के, ठीक है। तो के मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वेयर के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक कांस्टेंट के, एंड दैट इज, उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू है के इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ एंड किसमें, MKS सिस्टम में, ठीक है, MKS सिस्टम में। और अगर मैं के की वैल्यू CGS सिस्टम में बताऊँ तो उसकी के की वैल्यू है 1 इन CGS सिस्टम, ठीक है। तो ये है हमारे पास के की वैल्यू। चलो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सॉल्व, फाइंड यूनिट ऑफ के। ये फर्स्ट नहीं है, ये इलस्ट्रेशन हमारे पास हो गई है, सेकंड, सॉरी फर्स्ट नहीं, इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2, फाइंड यूनिट ऑफ के। चलो ट्राई करो, आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना। तो हम लोग अभी कर लेते हैं इसको, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्यूशन इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देखो यहाँ से हम लोग निकाले तो एफ ई की वैल्यू क्या है, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, FE r² Q1 Q2, ये K की वैल्यू आई। अब देखो FE क्या है, फोर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन, और ये डिस्टेंस है मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और ये Q है तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम इंटू कूलम। सो क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा ही सिस्टम या एमके सिस्टम में यूनिट आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट आ गई। अगर मैं सीजीएस सिस्टम में देखूं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन। ठीक है, और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की जगह क्या आएगा, आर्च। ठीक है, और स्क्वायर, ESU स्क्वायर, या फिर और स्टैट कूलम। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लिख लो, क्या पता। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख लो नोट में, यहाँ पे हम यहीं पे लिख लो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, क्या पता कहीं पूछ ले तो, या फिर 3 इंटू 10⁹ ESU स्क्वायर। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, हो गया। चलो यहाँ पे एक पॉइंट है आपके लिए, मैं फिर से बता देता हूँ। तो के की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन एम केस, और सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर या फिर स्टैट कूलम स्क्वायर। ठीक है, और 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम होता है, या फिर 3 इंटू 10⁹ ESU स्क्वायर। तो स्टैट कूलम और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग के को कर लेते हैं। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर in MKS, and 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर या फिर स्टैट कूलम। ठीक है, तो ये क्या गई, CGS। ठीक है, अब एक और चीज रख लो यहाँ पे, यहीं पर जैसे वहां पे लिख लिया हमने, 1 कूलम इक्वल्स टू 10⁹ 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, या फिर 3 इंटू 10, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, 3 इंटू 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि ESU क्या है। ESU इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यूनिट ऑफ CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ESU को ही हम लोग स्टैट कूलम बोलते हैं, स्टैट कूलम। ESU को ही हम लोग स्टैट कूलम बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेस नहीं है बीच में,
स्ट्रैट कूलम। ठीक है, तो ये यूनिट्स का थोड़ा सा आप देख लो। K इक्वल टू 9 टू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये एमकेएस यूनिट है K की वैल्यू, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर या फिर स्ट्रैट कूलम स्क्वायर, ये है CGS यूनिट। ठीक है, ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि CGS यूनिट जो चार्ज है, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। और 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 स्ट्रैट कूलम या फिर 3 इंटू 10 ESU। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट। इसमें अगर दो चार्जेस के बीच में, लेट्स से अभी तो हम लोग, हाँ यहाँ पे एक चीज और है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कूलम्स लॉ is applicable only for point charges. Coulomb's law is applicable only for point charges. ठीक है, अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब इसका इसी पॉइंट की कंटिन्यूशन में एक हम लोग जो ये थ्रू आउट था 12th स्टैंडर्ड, आप जब भी इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन आएगा जेई में, चाहे जेई मेन में, चाहे जेई एडवांस में या फिर नीट में, उसमें थ्रू आउट आप ये यूज करोगे पॉइंट चार्जेस कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर सब क्वेश्चन में जो जहाँ पे भी कूलम्स लॉ अप्लाई होगा वहां पे ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो वो हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन है जो कि हम लोग फेयर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस में। तो फेयर अप्रोक्सीमेशन क्या है कि लेट्स से कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट चार्जेस नहीं है, Q1 Q2। ठीक है, जो कि पॉइंट चार्जेस नहीं है, देख रहे हो ना इनका साइज, जो कि R डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस है मच मच ग्रेटर देन साइज ऑफ चार्जेस, अगर डिस्टेंस क्या है चार्जेस का के बीच में उनके साइज से बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या लेते हैं, इनको पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस किसको, भले उनका एक फिजिकल साइज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनके साइज के कंपैरिजन में, तो हम लोग उनको चार्जेस को पॉइंट चार्जेस मान के कूलम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्जेस देन वी अप्लाई कूलम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे लिखना चाहो लिख लो इफ, और ये अप्रोक्सीमेशन फेयरली वैलिड है, हमें यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, इफ द डिस्टेंस in discussion is very large,
एज कंपेयर्ड with the dimensions of charges then they are treated as पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके साइज के कंपैरिजन में, तो उनको पॉइंट चार्जेस मान के हम लोग कोलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग दे लेते हैं फोर्स। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब लेट से कि ये 1 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना रिपेल। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे जो क्यू पे है इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसको मैंने बोल दिया F12। F12 क्या है, अब हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, अब हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो Q1 पे Q2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, और लेट से मैंने उसको 1 बोल दिया, 12 F12 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, ऐसे ही Q2 पे Q1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F21। ठीक है, वो भी रिपेल करेगा। Q2 पे फोर्स देखो करेगा ना, ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, F12 ये रहा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से और F21 का मैग्नीट्यूड ये रहा। ठीक है ना, ये तो होगा ना, देखो F12 का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, F21 का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे। और न्यूटन थर्ड लॉ से, जैसा कि मैंने हमने ऊपर देखा ही है, न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, ये देखो एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, बता रहा हूँ, ऊपर देखो, इट फॉलोस, इट मीन्स कूलम्स लॉ फॉलोस न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो F12 क्या है, अगर मैं एक को एक्शन बोल दूं, लेट से मैंने इसको एक्शन बोल दिया, ठीक है, तो दूसरा क्या बन गया, रिएक्शन F21। ठीक है, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, F21 को एक्शन बोल दूं तो F12 क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर का आपको पता है वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इक्वल किसमें होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जैसा कि मैंने बताया था, हमने ऊपर पढ़ा है, वो क्या होगा, K mod Q1 mod Q2 अपॉन R²। ठीक है, अपॉन R²। और देखो एक्शन रिएक्शन पेयर का डिस्टेंस भी, सॉरी डायरेक्शन भी अपोजिट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये रहा नॉर्थ। ठीक है, तो देखो एक्शन क्या ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट की तरफ है, और एक्शन रिएक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ, सॉरी
एक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ है, और रिएक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट हो ही गया, आपने देख ही लिया। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ गया हमारे पास F21 मॉड इक्वल टू F12 मॉड इक्वल टू K मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और करेंगे, K की वैल्यू लिख दी, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब मैं Q1 Q2 को डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग है कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, जब डायरेक्शन साइन की बात आएगी तब हम लोग डायरेक्टली साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक नई चीज़ आई है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन, और एक छोटा सा जीरो, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। अब यूनिट आप बताओगे, चलो आप कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करके यूनिट कैलकुलेट करो इसकी। तो इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, अभी इतना समझ लो, एप्सिलॉन नॉट पे क्या है, किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ने जा रहे हैं, अभी फिलहाल इतना समझ लो। आगे हम जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो हम लोग इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी फिलहाल समझ लो कि एप्सिलॉन डिपेंड करता है कि मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यूज करें तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एक नोट डालो जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डालो। ठीक है, if charges are kept in some other medium, ठीक है, मीन्स अगर वो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या स्पेस में नहीं होंगे तो क्या होगा, तो होगा, तो जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी, परमिटिविटी किसकी, मीडियम की क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन, और वो क्या होगी एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, अगर मैं बताऊँ एप्सिलॉन आर की है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, या फिर इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी वैल्यू, अगर वैक्यूम नहीं होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अगर कोई और मीडियम हो तो कूलम्ब्स फोर्स क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा अगर कोई और मीडियम होगा, स्पेस या फिर वैक्यूम की जगह, तो उस मीडियम का एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, जब प्रॉब्लम्स हो रही है ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि आप आगे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अभी इतना समझ लो, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को का मेजर होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ठीक है, अभी बस ये नहीं है कि इतना, अभी बस ये समझ लो कि, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है कूलम्ब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो वैसे 11th स्टैंडर्ड में। कहाँ पे पढ़ा है, कुछ याद है, सोचो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके सोचो। आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स में। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। यहाँ पे अब 2 नहीं 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब 2 की जगह 3 चार्जेस हैं, तो अब हम लोग कूलम्ब्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमने Q3 पे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलो पहले तो मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। रीड्रॉ बस होएगी डायग्राम।
ठीक है, यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा Q3। ठीक है, अब Q3 पे हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो लेट्स से कि तीनों पॉजिटिव हैं, फॉर द टाइमिंग हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, नेगेटिव भी हो सकते हैं बट हम लोग बस समझने के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने के लिए हम लोग इनको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर पॉजिटिव है तो Q1 के कारण Q3 पे क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने बोल दिया F31। F31 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1। ठीक है, F31 रिपल्सिव फोर्स होगी, और ऐसी फोर्स, इतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स 1 पे 3 लगाएगा, जिसको मैंने बोल दिया F13। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग Q3 पे फोर्स देख रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ऐसे Q2 Q3 पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, F32 फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, यही होगा ना। ऐसे ही 3-2 पे क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में F23, और ये भी लगा लेते हैं, और 1-2 पे लगेगा F21। ठीक है, बट फिलहाल हम लोग अभी 3 पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो F3 पे जो नेट फोर्स होगी, F3 पे जो नेट फोर्स होगी वो दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। कौन सा, जो फोर्सेस लग रही है इस पे, F31 फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 प्लस F32 फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। यही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। मीन्स अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं तो किसी चार्ज पे क्या होगा, जो फोर्स होगी, कूलम्ब्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। ठीक है, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे हम लोग बाकी भी निकाल सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हैं। F2 क्या होगा, फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2, सिंपली दोनों को क्या होगा, वेक्टर सम F21 प्लस F23। ठीक है, ऐसे ही 1 पे क्या होगा, 1 पे भी ऐसा कुछ होगा, F13 और 12। F1 क्या होगा, F12 प्लस F13। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम ये, और यही सिंपली फोर्सेस का वेक्टर सम नेट होगी, नेट फोर्स। इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट है परमिटिविटी। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल हम लोग इसको एक बार ओरिजिन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है सिंपली कूलम्ब्स फोर्स, किस अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, तो किसी चार्ज पे क्या होगी, दोनों चार्जेस के कारण, बाकी जो दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स होगी उसका वेक्टर सम। ठीक है, ये है कूलम्ब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ठीक है, ऐसा ही कुछ आपने 11th में पढ़ा था, कहाँ पे, वेव्स में पढ़ा था ना, वहां पे भी वेक्टर सम था। क्या, किसका वेक्टर सम था वहां पे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम था, यहाँ पे फोर्सेस का वेक्टर सम है। ठीक है, तो ये आप आगे भी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, ऑप्टिक्स में ही पढ़ने जा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 12th स्टैंडर्ड में। तो काफी सारी चीजें जो कनेक्टेड है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो भाई, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके जी, गुड नाइट। अभी यहाँ पे तो नाइट है, आपके यहाँ जो भी है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।